हे गाइस, कैसे हो आप सभी और कैसी आप सभी की हिस्ट्री की तैयारी चल रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर 3 मार्क के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विद आंसर्स। बहुत ही काम की वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। चलिए फिर शुरू करते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन पे बात करूंगा, कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को प्रेजेंट करके आना है, ये हम देखेंगे। और यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। आप अब की बार भी इन्हीं क्वेश्चंस को डायरेक्ट आता हुआ देखोगे। और ये क्वेश्चंस एक तरीके से हम क्या करेंगे, पूरे सिलेबस के कर रहे हैं। टॉप यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एक तरीके से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन ही कर रहे हैं। 8 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अलग से आ जाएगी, तो आप उसको रेफर कर लेना। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बीइंग टेकन एंड इंप्लीमेंटेड इन द हड़प्पन सोसाइटी। In the light of this statement, explain whether there may have been rulers to rule over the हड़प्पन सोसाइटी। यानी कि आपको हड़प्पन सोसाइटी में कुछ रूलर्स देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब ऐसा हमें बताना है कि रूलर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो यहाँ पर ये हमें मिलता है कि जो भी डिसीजंस है कॉम्प्लेक्स, उनको लिया जाता था, उनको इंप्लीमेंट किया जाता था। तो क्या कोई हमें राजा देखने को मिलता है? तो यानी कि आपको यहाँ पर बताना है किसके बारे में, एंशंट अथॉरिटी के बारे में बताना है। और ये वाला ना आपको कीवर्ड देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, एंशंट अथॉरिटी। अगर ये आता है ना एग्जाम में लिखा हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है, इसका मतलब आपको हड़प्पन सोसाइटी में राजा के बारे में बताना है। अलग अलग व्यूज जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा दिए जाते हैं। अब 3 नंबर के क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करें, पहले आप ये देख लो। 3 नंबर के क्वेश्चन में आप या तो 3 पॉइंट्स लिखना तो मस्ट है, आप चाहो तो 4 से 5 पॉइंट भी लिख सकते हो। अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रहे हो ना, तो 4 से 5 पॉइंट आप लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखते हो कि हमें एक लार्ज बिल्डिंग मिलती है जिसको यहाँ पर पैलेस बताया जा रहा है, बट हमें इससे रिलेटेड ज़्यादा एविडेंस मिले नहीं है। इसके साथ साथ एक आपको प्रिस्ट किंग का स्टैचू देखने को मिल जाएगा, जो कि ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है ये उनके राजा हों। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा व्यूज को दिया जाता है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर ये बोलते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई भी राजा नहीं था, यानी हर कोई मिलकर डिसीजन लिया करता था। इसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कुछ ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा कि यहाँ पर हमें कोई भी सिंगल रूलर नहीं मिलता, यानी हर साइड के अलग अलग रूलर्स थे। तो बट देयर वर सेवरल रूलर्स, डिफरेंट साइड्स हैज डिफरेंट रूलर्स। इवन सम स्कॉलर्स आर्ग्यूड दैट देयर वाज ए सिंगल स्टेट, यानी कुछ आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बोला जाता है कि हमें सिंगल जो रूलर है वो देखने को मिलेंगे, जो कि डिसीजन लिया करते थे। और ये वाली थ्योरी ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि जब आप इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी देख रहे हो, इतना प्रॉपर सिस्टम देख रहे हो, तो कोई सिंगल राजा ही इस चीज़ को कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर आपको मिलेगा हड़प्पन सिटीज का, वो था केयरफुली प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। आपको इसके बारे में बताना है। तो आप ये देखोगे, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर हमें इनका ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। होता क्या था, मान लो ये इनका घर है, घर से निकलने वाला नाला और गली के नाले को क्या करता था, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता था। इसको बोला जाता है ग्रिड पैटर्न, ठीक है। इवन यहाँ पर अर्नेस्ट मैके आपको मिलेंगे। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं अर्नेस्ट मैके कि इनका बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था। यहाँ पर हो क्या रहा था, जब ये गली वाला नाला है ना, इसमें आपको बीच बीच में गड्ढा मिलेगा, जिसको बोला जाता है सैसपिट या फिर संप। यहाँ पर क्या होता था, जो भी सॉलिड वेस्ट है वो सैटल हो जाया करता था और लिक्विड वेस्ट आगे फ्लो करता रहता था। इवन इसको साफ भी करना है भैया, तो साफ करने के लिए फिर इसको कवर किया जाता था। कवर ऐसे करते थे कि भाई जो ब्रिक से कवर किया जा रहा है ना, लूजली पैक्ड होती थी, यानी इसको हटाया जा सके और क्लीन भी किया जा सके। तो ये चीज भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अर्नेस्ट मैके सैड अबाउट द ड्रेन्स, it is certainly the most complete ancient system as yet discovered. According to him, every house was connected to the street drains. The main channels were made of bricks set in mortar and were covered with loose bricks that could be removed for cleaning. Sometimes limestone was also used for covers. Up in Harappa house, drains first emptied into a sump or cesspit into which solid matter सैटल हो जाया करते थे, वाइल वेस्ट वाटर फ्लोड आउट इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल विद सम्स फॉर क्लीनिंग। तो ये चीज आप देखते हो। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ड्रेनेज सिस्टम आपको बड़ी बड़ी सिटीज में ही देखने को मिलेगा, छोटी छोटी सिटीज में भी आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लोथल में जो घर बने हुए थे ना, वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे, लेकिन भैया ड्रेनेज पे प्रॉपर फोकस दिया जा रहा था, वो बनाया हुआ था पक्की ईंटों का। यानी साफ सफाई को लेकर ये बहुत ही ज्यादा चिंतित लोग थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला ना जाने कितनी बार सीबीएसई ने पूछा है, पता नहीं सीबीएसई को क्या है इस क्वेश्चन से, बहुत ही बार आता है। एग्जामिन करना है क्रिटिकली limitations of inscriptional evidences in understanding political and economic history of India। तो लिमिटेशन आपको बतानी है इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? कोई भी हार्ड सरफेस पे आपने कुछ भी लिखा हुआ है वो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। अब आपको इसमें लिमिटेशन बतानी है इंस्क्रिप्शंस की। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्ग्यूमेंट्स। पहली बात तो आपको एपिग्राफी मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी को ही एपिग्राफी कहते हैं। तो आप अगर मान लो ये इंस्क्रिप्शन को स्टडी कर रहे हो, और जब आप इंस्क्रिप्शन को स्टडी कर रहे हो आप एक एपिग्राफिस्ट हो, वाह सर आज आपने हमें एपिग्राफिस्ट बना दिया, हाँ जी एपिग्राफिस्ट हो आप, एपिग्राफिस्ट हो, आप स्टडी कर रहे हो इंस्क्रिप्शन की, तो आप ये देखो कि कभी कभी मान लो आपको स्पेशल सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं जिनके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, उनका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, ये चीज़ हो सकती है। यानी स्पेशल सिंबल मिलते थे जिनका मीनिंग नहीं निकाल पाते थे यहाँ पर ये एपिग्राफिस्ट। इसके साथ साथ मान लो यहाँ से टूटा हुआ आपको मिल गया डैमेज, तो डैमेज भी मिलते थे, इवन कभी कभी लेटर्स भी मिसिंग होते थे। और मान लो ये फेंटली अगर है, धुंधला है, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर टेक्निकल लिमिटेशंस हमें मिलती हैं, लेटर्स आर वेरी फेंटली एनग्रेव्ड एंड थस रिकंस्ट्रक्शंस आर अनसर्टेन। ऑल्सो इंस्क्रिप्शंस में बी डैमेज्ड और लेटर्स मिसिंग। इट इज नॉट ऑलवेज ईजी टू बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस। इवन डिसाइफर करना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था इन सभी रीजंस की वजह से, ठीक है। और कभी कभी तो भैया ये सर्वाइव भी नहीं कर पाते थे रैवेजेस ऑफ टाइम की वजह से। और ऐसा नहीं है, इंस्क्रिप्शन पे सारी चीज़ें लिखी होती थी। हमें ना इंस्क्रिप्शन पे राजा, किंग, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, कॉमन लोगों के बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है इंस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। उनके दुख सुख के बारे में, जॉयज एंड सोरोस के बारे में, उनकी जो रूटीन एग्रीकल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज बिटवीन द 6th एंड द 4th सेंचुरीज बिफोर कॉमन एरा मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। एक्सप्लेन करना है आपको स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ कि मगध क्यों पावरफुल बना। तो मगध आप ये वाला रीजन देखते हो, मगध वॉज वन ऑफ द महाजनपद आउट ऑफ 16 एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनता है। इसके पीछे के रीजंस आपको बताने हैं। अब देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप कोई भी 4-5 पॉइंट्स मेंशन कर दो, आराम से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। मगध के बारे में आप बता सकते हो कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता था। जब एग्रीकल्चर प्रॉपर होगा तो राजा के पास पहुँचेगा टैक्स और इकोनॉमी ग्रो करेगी। इसके साथ साथ आयरन माइन्स हमें मिल जाती हैं जो कि इनको यूज़ किया जाता था टूल्स और वेपन्स के लिए। यानी आयरन का टूल बनेगा फिर यूज़ किया जाएगा इसको, तो टूल्स प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो पा रही थी। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे घने जंगल जहाँ पर मिल जाया करते थे हाथी, एलिफेंट्स, और जिनको आर्मी में यूज़ किया जाता था। तो एलिफेंट्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी वर फाउंड इन फॉरेस्ट इन द रीजन। और गंगा और इसकी ट्रिब्यूटरीज को कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था। और कोई भी रीजन ऐसे ही यहाँ पर नहीं बनता पावरफुल जब तक वहाँ के राजा अच्छे नहीं हैं, उनकी पॉलिसीज भी मैटर करती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल किंग्स ने अलग अलग टाइम पे रूल किया है, जैसे कि आपको बिंबिसर मिलेंगे, अजातशत्रु मिलेंगे, महापद्मनंदा मिलेंगे, ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेक मगध वेरी पावरफुल। तो ये 4-5 रीजन्स आपको याद रखने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिटिकली एग्जामिन द ड्यूटीज एज लेड डाउन इन मनुस्मृति फॉर द चांडाल्स। चांडाल्स के लिए हमें कुछ ड्यूटीज मिलती हैं जो कि मनुस्मृति में मेंशन है, उनके बारे में आपको बताना है। तो पहले आप वर्ण सिस्टम के बारे में बता दो कि वर्ण सिस्टम ने 4 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया हुआ था, ठीक है, 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड आपको शूद्रास यहाँ पर मिल जाएंगे। देयर वॉज ए 5th कैटेगरी हु वर कंसीडर्ड लो एंड आउटसाइड दी वर्ण सिस्टम। एक ऐसी भी कैटेगरी आपको मिलेगी जिसको वर्ण सिस्टम से बाहर रखा जाता था, ये आपको मिलेंगे चांडाल्स, इनको चांडाल बोला जाता था। और अनटचेबल्स, इनकी ड्यूटीज ना हमें मनुस्मृति में देखने को मिलेंगी, इट इज़ अ टेक्स्ट। तो यहाँ पर होता क्या था, ये ड्यूटीज थी कि भाई इन्हें यहाँ पर आउटसाइड द विलेज रहना होता था, बेकार बर्तन यूज़ करने होते थे। यहाँ पर इनका काम ये था कि जो भी पर्सन जिसका कोई भी रिलेटिव नहीं है उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज करके आना है, उसका अंतिम संस्कार करना है, और उसी के फटे पुराने कपड़े ये लोग पहनते थे, बेकार ये लोग बर्तन यूज़ करते थे, और ऑर्नामेंट्स पहनते थे, गोल्ड और सिल्वर के नहीं, आयरन के पहनते थे। इवन ये एग्जीक्यूशनर हैं, इनको अलाउ नहीं था कि ये यहाँ पर रात में बेसिकली सिटीज़ वगैरह में आ सकें, तो दे वर नॉट परमिटेड टू वॉक इन विलेजेस एंड सिटीज़ एट नाइट, ठीक है। और दे हैव टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स। चाइना से तो बुद्धिस्ट पिलग्रिम यहाँ पर आते हैं,
एक आते हैं फायान, जो कि आपको मिलेंगे किसमें, 5th सेंचुरी के अंदर। तो 5th सेंचुरी में फायान आते हैं। और हुआन सांग आप देखते हो जो कि 7th सेंचुरी के अंदर आते हैं। फायान ये बताते हैं कि इतनी हाई लेवल की अनटचेबिलिटी है कि इन्हें तालियां बजानी पड़ रही हैं। आप एक बार जस्ट थिंक अबाउट दिस कि इतनी हाई लेवल की अनटचेबिलिटी है, इन्हें मतलब ताली बजा के मेन सिटीज में आना पड़ता था ताकि जो ऊंची कास्ट के लोग हैं इनको देखने से बचें, ताली की आवाज सुन के अपने घर में चले जाए कि भैया एक अनटचेबल आ रहा है, हमें इसको नहीं देखना है, देखने से भी बच रहे हैं। और हुआन सांग भी आते हैं 7th सेंचुरी में, चाइना से आते हैं। ये बता रहे हैं ये कि ये बेसिकली इन्हें फोर्स किया जाता था कि सिटी से बाहर रहें। तो ये आप इतनी बेकार कंडीशन इनकी देखोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो 6th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th नंबर का। द धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्र ऑल्सो कंटेन्ड रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 वर्णास कैटेगरीज ऑफ वर्णास, क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट। यानी धर्मशास्त्र धर्म सूत्रास में हमें जो यहाँ पर ये वर्ण सिस्टम है, यानी कि आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ दी 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णास, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है स्टेटमेंट को। तो धर्म सूत्रास और धर्मशास्त्र में हमें ये देखने को मिलता है कि ऑक्यूपेशन के बेसिस पे लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था। तो द धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्र कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ 4 कैटेगरीज ऑफ वर्णास। ये कैटेगरीज आपको देखने को मिलेंगी। तो आप ना इसमें ऐसा ये ट्रायंगल बना के आ सकते हो, ठीक है, ये ट्रायंगल आप बना देना, तो कोई इशू नहीं है। इसमें आप बता देना टॉप लेवल में ब्राह्मण्स थे, फिर क्षत्रियज मिलेंगे, फिर वैश्यास, फिर शूद्रास। अब इनकी आपको ड्यूटीज बतानी, एक्टिविटीज कौन कौन सी करते थे। तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, स्टडी करते थे और पढ़ते पढ़ाते थे वेदास को, ठीक है, परफॉर्म करते थे सैक्रिफाइसेस, और गिफ्ट्स को ये क्या करते थे, रिसीव करते थे। क्षत्रियों का काम था कि वॉर में पार्टिसिपेट करना, लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना, जस्टिस देना। वेदास को ये लोग पढ़ते थे। सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करवाते थे ब्राह्मण से, और ब्राह्मण्स को गिफ्ट भी दिया करते थे। वेश्यास ऐसे लोग थे जो कि ये भी वेदास को पढ़ते थे, सैक्रिफाइसेस ये भी बेसिकली परफॉर्म करवाते थे। इसमें आपको काफ़ी रिच पीजेंट्स मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ मर्चेंट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं, जो कोई किसान है, एग्रीकल्चर कर रहा हो, पैस्टोरलिज्म, ट्रेड, तो ये वेश्या वर्ण में आते थे। शूद्रास की बात करें तो शूद्रास ऐसे आपको वर्ण में ऐसे लोग मिलेंगे जिनका काम था, एक ही काम था कि इनके ऊपर के जो भी ये 3 वर्णास हैं इनको इन्हें सपोर्ट करना है। सपोर्ट इन द सेंस सर्व करना है, सर्विस देनी है। इसमें आपको मिल जाएंगे सारे के सारे स्लेव्स मिल जाएंगे, ठीक है। इवन यहाँ पर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर कैसे, किन तरीकों से वर्ण सिस्टम को सोसाइटी में एनफोर्स किया जाता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बता देना, इन्होंने इसको डिवाइन कनेक्शन दिया कि भाई ये जो है ना ये गॉड से कनेक्टेड है, भगवान ने सिस्टम बनाया है। इसके साथ साथ किंग को ये बोला गया, एडवाइस किया गया कि किंग अपना क्या करे, इस सिस्टम को अपने पूरे किंगडम में फॉलो करवाए लोगों से, यानी देखे कि लोग फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट डू यू नो अबाउट द लैंग्वेज एंड द कंटेंट ऑफ द महाभारत, एक्सप्लेन। तो लैंग्वेज और कंटेंट जो है महाभारत का, उसके बारे में हम यहाँ पर क्या जानते हैं। तो लैंग्वेज एंड द कंटेंट ऑफ महाभारत के बारे में हमें बात करनी है। तो ये क्वेश्चन ना ऐसे भी बन सकता है, एक तो हमने डेट्स और ऑथर्स के बारे में भी पढ़ा है ना, तो डेट्स एंड ऑथर्स के बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। एक मैंने घंटे की वीडियो अपलोड करी है बुक 1 की, जाकर आप उसको देख लो। उसमें भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है, बहुत ही प्रॉपर एकदम सिंपल लैंग्वेज में रिवीजन करवाया है। इसमें आप देखोगे लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज में ना कोई ऐसा तो है नहीं कि सिंगल लैंग्वेज में लिखी गई है महाभारत। आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में मिल जाएगी ये महाभारत। अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑथर्स के द्वारा मल्टीपल लैंग्वेजेस में महाभारत को लिखा गया है। लेकिन जो संस्कृत मोस्टली आपको जो स्टार्टिंग का वर्जन वो संस्कृत में मिलेगा, और ये संस्कृत अलग है जो संस्कृत आपको वेदास में मिलती है। कंटेंट की बात करूं, कंटेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक तो आपको नरेटिव वाला पार्ट मिलेगा जिसमें स्टोरीज वगैरह मिलेंगी, और एक आपको डायडेक्टिक वाला पार्ट मिलेगा जिसमें आपको मिलेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह। जैसे कि आपको पता है ना, इसमें भगवत गीता को आप रख सकते हो, जिसमें लॉर्ड कृष्णा क्या करते हैं, जो अर्जुन हैं उनको क्या करते हैं, उनको गीता मतलब बेसिकली उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, तो ये वाला आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो सेपरेशन है, डिवीजन है, ये वाटर टाइट है। यानी कि कभी कभी क्या होता था, डायडेक्टिक वाले पार्ट में नरेटिव वाला पार्ट आ जाया करता था, और नरेटिव में डायडेक्टिक वाला पार्ट, तो ये चीज भी आपको मिल जाएगी। तो बट दिस डिवीजन इज बाय नो मीन्स वाटर टाइट एज द डायडेक्टिक सेक्शंस इंक्लूड स्टोरीज एंड द नरेटिव ऑफन कंटेन्स ए सोशल मैसेज।
However, generally historians agree that the Mahabharata was meant to be dramatic, moving story and that the didactic portions were probably added later. डायडेक्टिक जो वाला पार्ट है इसको बाद में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कहता है, द मिड फर्स्ट मिलीनियम बिफोर कॉमन एरा इज ऑफन रिगार्डेड एज ए मेजर टर्निंग पॉइंट इन दी वर्ल्ड हिस्ट्री जस्टिफाई। तो ये आपको जो मिड फर्स्ट मिलीनियम बिफोर कॉमन एरा मिलेगा, जिसको आप 6th सेंचुरी BCE भी कह सकते हो, यानी कि 500 यहाँ पर बिफोर कॉमन एरा के आसपास का टाइम पीरियड, इसे टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है हिस्ट्री के अंदर? तो इसको टर्निंग पॉइंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इस टाइम पे कई सारे ना किंगडम्स और सिटीज़ वगैरह डेवलप कर रही थी, जैसे कि यहाँ पर आपको महाजनपद मिलेंगे, मगध है, कुरु है, अवंती है, कोशला है, इसके साथ साथ इनकी कैपिटल्स वगैरह भी हुआ करती थी, तो उनके बारे में भी आपको याद रखना है। कैपिटल्स वगैरह भी हमें इनकी मिलेंगी, जैसे कि मगध की कैपिटल पाटलिपुत्रा, ठीक है, मगध की कैपिटल पाटलिपुत्रा, ओके। और यहाँ पर ये जो पीरियड था ये अर्बनाइजेशन का था, ग्रोथ हो रही थी सिटीज़ की एंड टाउन्स की। तो इट वाज एन एरा एसोसिएटेड विद द एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स। अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट मेंशंस अबाउट 16 स्टेट्स और महाजनपद सच एज मगध, कुरु, अवंती, कौशला। The period was marked by urbanization, increase in number of settlements accompanied by growth of cities and towns. नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा था, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसी फिलोसफी सामने आ रही थी। इसके साथ साथ लोगों की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ भी चेंज हो रही थी, क्योंकि आपको इसमें ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था, बेसिकली एग्रीकल्चर प्रॉपर हो रहा था। लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर में नई नई टेक्निक्स का यूज़ कर रहे थे, जैसे कि ट्रांसप्लांटेशन है, आयरन प्लो का यूज़ कर रहे थे। ट्रांसप्लांटेशन मैंने आपको बताया था, इसको राइस में यूज़ किया जाता है कि पहले आप सीड्स को ब्रॉडकास्ट कर दो, उसके बाद जब छोटे छोटे पेड़ बन जाते हैं ना, एक सैम्पलिंग्स तैयार हो जाती हैं, फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह दूसरी फील्ड पे लगा दिया जाता है, ठीक है। यानी आपने बीज को बोया, थोड़े से बड़े हुए, फिर उखाड़ के उसको छोटे छोटे सैम्पलिंग्स को फिर दूसरी जगह पे उसको यहाँ पर बोया जाता है, ताकि उससे क्या होगा, जो बेसिकली फर्टिलिटी मेंटेन रहती है और अच्छी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको राइस के अंदर मिलेगी। आयरन प्लो शेयर का ये लोग यूज़ करते हैं। आयरन प्लो शेयर का मतलब ये आयरन का जो प्लो है, हल, उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक आयरन की डिस्कवरी हो जाती है। इंडस वैली के टाइम पे ये लोग किसका यूज़ कर रहे थे, बेसिकली वुड का प्लो का, वुड का जो प्लो है उसका कर रहे थे। अब आयरन का जो प्लो है उसका यूज़ करना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, और आर्टिफिशियल मींस ऑफ इरिगेशन का यहाँ पर यूज़ होता है। तो लोगों की जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है वो भी चेंज हो रही थी। सोशल लाइफ में यहाँ पर कई सारे हम कह सकते हैं कि सोशल की चीज़ें आ रही थी सोसाइटी में, जैसे कि वर्ण सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, अनटचेबिलिटी है। और इकोनॉमिक लाइफ में तो हमने देख लिया कि ट्रेड बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर लेवल पे चल रहा था। यानी ये ना बेसिकली ये वाला क्वेश्चन दूसरे, तीसरे, चौथे चैप्टर की समरी है कि हमारा ये जो टाइम पीरियड है 600 बिफोर कॉमन एरा, ये क्यों एक टर्निंग पॉइंट है हमारी हिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको मैसेज बताने ऑफ लॉर्ड महावीरा ऑन लाइफ एंड कर्म, और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा एंड रिनंसिएशन एम्फसाइज्ड बाय जैनिज्म हैज लेफ्ट इट्स मार्क, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद लॉर्ड महावीराज मैसेज। तो लॉर्ड महावीरा के मैसेज आपको बताने हैं। अब देखो, जब ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना कि लाइफ एंड कर्म के बारे में, या फिर जैनिज्म से रिलेटेड कि उन्होंने अहिंसा के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में बताया है, रिनंसिएशन एम्फसाइज बाय जैनिज्म, तो ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में बनेंगे ना, तो आपको बेसिकली कीवर्ड फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर लॉर्ड महावीरा के मैसेज के बारे में पूछा हुआ है। तो लॉर्ड महावीरा के बारे में बता दो। इन्हें रियल फाउंडर माना जाता है जैनिज्म का। इनसे पहले आपको 23 टीचर मिलेंगे जिनको तीर्थंकर भी बोला जाता है। इनका मैसेज हम देखते हैं लाइफ और कर्म के ऊपर। इनका मानना ये है कि भाई जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एनिमेटेड है, हर किसी के अंदर आपको लाइफ मिल जाएगी, भले वो पत्थर हो, रॉक हो या वाटर हो। ये फोकस करते हैं नॉन इंजरी के ऊपर, यानी नॉन वायलेंस के ऊपर, कि किसी को हमें हार्म नहीं पहुंचाना, किसी को हमें कष्ट नहीं देना है। हर किसी के अंदर लाइफ है, भले वो ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो, प्लांट हो, इंसेक्ट हो। और हमारी जो साइकिल है बर्थ रिबर्थ की, वो हमारे कर्म पे डिपेंड है। अगर आप बेसिकली इस बर्थ रिबर्थ की साइकिल से फ्री होना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, तपस्या करनी होगी, पेनेंस करना होगा, और एक सेल्फ डिसिप्लिन यानी एक नॉर्मल सी सिंपल सीधी सादी लाइफ जीनी होगी। और इसके लिए आपको बनना पड़ेगा एक मंक, यानी ये अगर आपको सैल्वेशन चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए बनना पड़ेगा मंक। जैनिज्म मोनेस्टिक एक्सिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सैल्वेशन। और जो भी यहाँ पर मंक बनता था जैन, उसको यहाँ पर 5 व्रत लेने होते थे और ये चीज़ फॉलो भी करनी होती थी। जैसे कि यहाँ पर टू एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, किसी को मारेंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब चोरी नहीं करेंगे, लाइंग का मतलब झूठ नहीं बोलेंगे, और टू ऑब्जर्व सैलिबेसी यानी शादी नहीं करेंगे, और कोई भी प्रॉपर्टी को पॉजेस नहीं करेंगे।
तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि लाइफ फुल ऑफ, हम कह सकते हैं कि मतलब लाइफ में हम कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस को हमें फॉलो करना है, बर्थ रिबर्थ की साइकिल हमारे कर्म पे डिपेंड है, और अगर हमें उससे फ्री होना है तो एकदम सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी, और हमें अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मंक वाला जो जीवन है वो जीना पड़ेगा, और जो भी यहाँ पर मंक बन रहा था उसको 5 व्रत लेने होते थे। नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुक सेकंड स्टार्ट हो रही है। स्टेट द इनहेरेंट problems faced by Al-Biruni in the task of understanding Indian social and Brahmanical practices. Mention any 2 sources that provided him the support. यहाँ पर आपको बताने की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अल-बिरूनी फेस करते हैं जब वो इंडिया की सोसाइटी को स्टडी करते हैं, और 2 सोर्सेज जिनसे वो मदद लेते हैं। तो इंडिया में जब अल-बिरूनी आते हैं ना, कहाँ से आते हैं? उज्बेकिस्तान से आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। 11वीं सेंचुरी में अल-बिरूनी आते हैं उज्बेकिस्तान से, और ये जब इंडियन सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर वो कई सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहला बैरियर था, ये था लैंग्वेज, यानी इन्हें संस्कृत लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। इनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी बट संस्कृत इन्हें नहीं आती थी प्रॉपर, तो संस्कृत इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट थी। इनका मानना यह था कि संस्कृत इतनी डिफिकल्ट है कि यहाँ पर चीज़ों को मैं ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा हूँ। इसके साथ साथ ना इंडिया के जो भी रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उनको ये समझ नहीं पा रहे थे। अपने में जो भी रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिसेस ये लोग जानते हैं, मतलब ये अल-बिरूनी जानते थे उनमें, और इंडिया के जो ये रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उनमें ये डिफरेंस समझ नहीं पा रहे थे। इसके साथ साथ ये ऐसा बोलते हैं कि इंडिया के लोग ना इंसुलर हैं, बातचीत करने को रेडी नहीं है, आइडिया ही शेयर नहीं कर रहे हैं मेरे साथ कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप में है, मतलब सेल्फ अब्जॉर्व हैं। सेल्फ अब्जॉर्प्शन और कॉन्सिक्वेंट इंसुलरिटी ये भी देखने को मिलेगी, जो कि थर्ड बैरियर थी अल-बिरूनी के लिए। बाकी फिर ये अल-बिरूनी जो कि उज्बेकिस्तान से 11वीं सेंचुरी में आ रहे हैं, ठीक है, ये फिर यहाँ पर किन चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं जब ये इंडियन सोसाइटी को समझ रहे हैं आके, तो ये क्या करते हैं, इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए वेदास को पढ़ते हैं, पुराण्स को पढ़ते हैं, भगवत गीता को यहाँ पर पढ़ते हैं। हमारे जो इंडिया में आपको ब्राह्मण्स मिलेंगे जिनको संस्कृत आती थी, उनकी मदद ये लोग लेते हैं। ये लोग इन द सेंस, मतलब मैं अल-बिरूनी को कह रहा हूँ, ये लोग नहीं, मतलब अल-बिरूनी यहाँ पर मदद लेते हैं। जो भी ट्रैवलर्स आ रहे थे, स्पेशली अल-बिरूनी की बात कर रहे हैं, तो अल-बिरूनी यहाँ पर आप देखते हो इनकी मदद लेते हैं। तो यहाँ पर पंतजलि हो गया आपको, मनुस्मृति टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी, तो इन सभी टेक्स्ट की मदद लेके इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश करते हैं। अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन में पार्ट्स में पूछा जाएगा, तो उसमें मेंशन होगा कि 2+1 करके, कि 2 नंबर के अकॉर्डिंग वो बता दो और 1 नंबर के अकॉर्डिंग दूसरा वाला पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर हमारा है, मतलब टॉपिक ही कह लो, टॉपिक सी हम कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आप देखते हो 11वें नंबर का, इंडिया हैड ए यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ इब्न बतूता। अच्छा, इब्न बतूता इंडिया में कब आते हैं? 14th सेंचुरी में आते हैं, और किस कंट्री से आते हैं? मोरक्को से आते हैं, जो कि आपको अफ्रीकन कंट्री मिलेगी। इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इब्न बतूता ना हमारे इंडिया में जब आते हैं, इंडिया के अंदर, तो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताते हैं कि इंडिया में बहुत ही प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम था। यहाँ पर यह बताया जाता है कि इब्न बतूता के द्वारा कि हमें 2 काइंड ऑफ पोस्टल सिस्टम देखने को मिलेगा। एक कौन सा था? एक तो आपको मिलेगा उलूक यानी हॉर्स पोस्ट, एक आपको मिलेगा दावा यानी फुट पोस्ट। उलूक आपको मिलेगा हॉर्स पोस्ट में क्या है, एक ऐसा घोड़ा होगा जिसपे एक व्यक्ति बैठ के इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएगा। अब एक आपको मिलेगा फुट पोस्ट। फुट पोस्ट में बता दूं बहुत ही ज़्यादा फास्टर था। अब कोई व्यक्ति मतलब भाग भाग के जा रहा है, इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहा है, और एक व्यक्ति घोड़े से जा रहा है। ये बोला जाता है इब्न बतूता के द्वारा कि ये जो भाग के जाने वाला सिस्टम था, यानी जो दावा वाला सिस्टम था, ये सिस्टम हमें काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। कैसा मिलेगा? फास्टर था, क्विकर था एज कम्पेयर टू हॉर्स पोस्ट। देखो इसके अंदर ना हमारी बुक में आपको सोर्स भी मिल जाएगा, तो वो जो सोर्स है उसके बारे में मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, जो कि आप इस क्वेश्चन के आंसर में भी मेंशन कर सकते हो। इसमें ये देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर क्या था ना कि हर माइल में ना 3 स्टेशन बने हुए थे, 3 स्टेशन, और इसको दावा बोला गया, हर स्टेशन को दावा बोला गया है। दावा यहाँ पर होता क्या था, एक व्यक्ति ना बैठा रहता था, ठीक है, और मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि ना भाग भाग के आता था, और इसके हाथ में क्या होता था ना, एक डंडा टाइप स्ट्रक्चर होता था, और उसमें घंटी होती थी। अब जब कोई भी व्यक्ति भाग भाग के आएगा तो वो घंटी बजेगी ना, जब ये मान लो इस दावा के नियर आया, स्टेशन के नियर आया जहाँ पर एक व्यक्ति इसका इंतजार करता था, ठीक है, और एक हाथ में तो इसके चिट्ठी है, जो भी इंफॉर्मेशन ये पहुँचा रहा है या फिर कोई सामान पहुँचा रहा है, दूसरे हाथ में इसके होता था वो डंडा जिसमें बैल लगी हुई है जिससे आवाज़ आएगी। ये भाग भाग के आता था। जब ये नज़दीक पहुंचेगा तो इस व्यक्ति को आवाज़ सुनाई देगी बैल की, तो ये रेडी हो जाया करता था व्यक्ति की, भैया अब मेरी बारी है, अब मुझे पहुंचाना है वो चिट्ठी।
तो वो चिट्ठी लिया करता था वो इन्फॉर्मेशन, और वही सेम चीज़ को कंटिन्यू रिपीट किया जाता था, नेक्स्ट दावा तक ये पहुंचता था, वहाँ पर एक व्यक्ति इसका इंतजार करता था। ऐसे करते करते मतलब कई सारे दावा आपको मिलेंगे और ये इन्फॉर्मेशन इसके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाया करती थी। इतना प्रॉपर सिस्टम था, इसी वजह से बोला गया है कि आपको यहाँ पर ये देखोगे कि फुट पोस्ट क्विकर था दैन दी हॉर्स पोस्ट एंड ऑफन इट वॉज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द फ्रूट्स ऑफ खुरासन। खुरासन के जो फ्रूट्स हैं उनको भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि उलुक स्टेशन एट अ डिस्टेंस ऑफ एवरी 4 माइल्स, यानी मतलब यहाँ पर आप देखोगे उलुक का स्टेशन हर 4 माइल में आपको मिलेगा, और यहाँ पर ये जो आपको फुट पोस्ट मिलेगा 1 माइल में 3 स्टेशन मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और इब्न बतूता वॉज ऑल्सो अमेज्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ द पोस्टल सिस्टम विच अलाउड मर्चेंट्स टू नॉट ओनली सेंड इंफॉर्मेशन एंड रेमिट क्रेडिट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेज बट ऑल्सो टू डिस्पैच गुड्स रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस। यानी इस कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ किया जाता था गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब ये जो आपको पोस्टल सिस्टम मिलेगा वो सो एफिशिएंट दैट व्हाइल इट टुक 50 डेज टू रीच दिल्ली फ्रॉम सिंध, द न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइज वुड रीच द सुल्तान। मतलब अगर आप यहाँ पर सिंध से दिल्ली जा रहे हो तो 50 डेज लगते थे, वैसे तो नॉर्मली 50 डेज, लेकिन अगर कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन राजा तक पहुँचानी है तो इतना प्रॉपर ये कम्युनिकेशन सिस्टम था कि खाली उसमें 5 दिन लगते थे इन्फॉर्मेशन पहुँचने में। तो ये आप देख सकते हो कि कितना प्रॉपर प्रकार का आपको सिस्टम मिलेगा देखने को। इसी बात पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सूफीज़म इवॉल्व एज अ रिएक्शन टू द ग्रोइंग मटेरियलिज्म ऑफ द खलीफेट एज ए रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इल्यूसिडेट। सूफीज़म कैसे इवॉल्व होता है? सूफीज़म ना बेसिकली एक जो मटेरियलिज्म था खलीफेट का, उसका एक रिएक्शन था, उसके प्रति एक रिएक्शन था। तो आप ये देखोगे, यानी आपको इसमें सूफीज़म का जो ओरिजिन है ना वो बताना है। सूफीज़म इसका कैसे ओरिजिन होता है? सूफीज़म आप ये देखते हो इस्लाम में से निकला है। इस्लाम में क्या था, ये जो लोग थे ना, इस्लाम में आपको जो खलीफेट्स मिलेंगे फोकस कर रहे थे कि हमें ज़मीन पे, टेरिटरी पे फोकस करना है, ठीक है, हमें प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रुप ऑफ लोग थे इन द इस्लाम इटसेल्फ जिनका मानना था कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद की जो बातें हैं उनको फॉलो करना चाहिए, उनके रास्ते पे चलना चाहिए, ना कि आप इस मटेरियलिस्टिक लाइफ पे फोकस कर रहे हो। इसीलिए कुछ लोग जो कि आपको रिलीजियस माइंडेड लोग मिलेंगे जिनको सूफीज बोला जाता है, ये लोग यहाँ पर फोकस कर रहे थे एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली लाइफ पे। और मिस्टिसिज्म का मतलब होता है कि नॉलेज गेन करना, भक्ति करके भगवान को प्राप्त करना। और किसके अगेंस्ट में ये स्टार्ट होता है? सूफीज्म एक निकल के आता है बाहर एज अ न्यू फिलोसफी, मटेरियलिज्म ऑफ द खलीफेट एज ए रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब इनका यहाँ पर ना फोकस ये था कि दे वर क्रिटिकल ऑफ द डॉगमेटिक डेफिनेशंस एंड स्कॉलिस्टिक मेथड्स ऑफ इंटरप्रेटिंग द कुरान एंड सुन्ना ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट अडॉप्टेड बाय द थियोलॉजियंस। यानी कि ये यहाँ पर ना जो भी आपको रूढ़िवादी मिलेंगे, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स मिलेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग कुरान को इंटरप्रेट करते थे, ये ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। इनका अलग था। यानी कि ये जो आपको इस्लाम में लोग मिलेंगे ना, इनका फोकस था कि ये किस पे फोकस कर रहे थे, ये किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे कुरान को अपने तरीके से, पुराने तरीके से। लेकिन इनका मानना था सूफीज का कि ये यहाँ पर आप ऐसा गलत कर रहे हो, इस तरीके से आपको इंटरप्रेट नहीं करना इस चीज़ को। इस चीज़ का मतलब ये है कि हमें जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके रास्ते को फॉलो करना है, ना कि मटेरियलिस्टिक लाइफ पे फोकस करना है। इसीलिए ये लोग अलग हो जाते हैं। इनका मानना ये था हमें सैल्वेशन अटेन करना है, सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड लव फॉर गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड्स एंड बाय फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद whom they regarded as a perfect human being। उनको फॉलो करना है, उनके रास्ते को फॉलो करना है जिसको ये परफेक्ट ह्यूमन बींग मानते थे। और ये सूफीज क्या करते हैं? थर्स शॉर्ट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनल एक्सपीरियंस। यानी अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपने अकॉर्डिंग कुरान को इंटरप्रेट करते हैं, ना कि जो ये रूढ़िवादी आपको मिलेंगे ऑर्थोडॉक्स उनके बेसिस पे, मतलब जैसा वो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। द लिंगिया चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पॉल्यूशन attributed to certain groups by Brahmins, critically examine the statement। कि जो लिंगियात आपको जो वीरा शिवा मूवमेंट मिलेगा या फिर लिंगियात मूवमेंट, ये यहाँ पर जो कास्ट और पॉल्यूशन का आइडिया है उसको चैलेंज करता है। मतलब ये लिंगियात मूवमेंट चैलेंज करता है बेसिकली, ठीक है, ये पर्टिकुलर मूवमेंट कास्ट और पॉल्यूशन को।
बाय, यहाँ पर हम कह सकते हैं जो भी ब्राह्मण्स की जो डोमिनेंस थी, जो कि फोकस कर रहे थे कास्ट पे, इन सब के ऊपर, वर्ण के ऊपर, इसको चैलेंज करता है। एग्जामिन करो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को क्रिटिकली। तो आपको यहाँ पर ये कीवर्ड पकड़ना है और उसके बारे में ही बताना है। बस आपका स्पेशल फोकस हो सकता है किसके ऊपर, ये जो कास्ट एंड पॉल्यूशन है। अब आप यहाँ पर बता दो कि लिंगयात और वीरा शिवा मूवमेंट को 12th सेंचुरी में यहाँ पर कर्नाटका में स्टार्ट कौन कर रहा है, बसावना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं ना, लॉर्ड शिवा की ही पूजा करते हैं, लेकिन शिवलिंग की फॉर्म में करते हैं, ह्यूमन फॉर्म में नहीं, शिवलिंग की फॉर्म में करते हैं। और यहाँ पर आपको ना, मान लो ये व्यक्ति है, यहाँ पर ये व्यक्ति है और ये मैंने इसका हाथ बना दिया, शोल्डर है। ये लोग क्या करते थे, ये ना एक छोटा सा बॉक्स होता था सिल्वर का, यहाँ पर आपको लिंगा मिलेगा, छोटा सा शिवलिंग, उसको इस बॉक्स में बंद करके अपने यहाँ पर जो शोल्डर है उस पर बांधा करते थे रस्सी से, मतलब एक धागे वगैरह से लोग बांधा करते थे। तो ये चीज़ भी आपको मिलेगी। तो दे वर्शिप्ड शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज अ लिंगा एंड यूजुअली वॉर ए स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर देयर लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, शोल्डर। उसके बाद दे बिलीव दैट ऑन दैट, अब इनका मानना ये था कि दैट के बाद ना यहाँ पर कोई भी इंसान ना भगवान में मिल जाता है, वो वापस लौट के नहीं आता, इसीलिए ये लोग जलाते नहीं थे डेड बॉडी को, ये लोग डिस्पोज करते थे, दफनाते थे, ठीक है। और इनका मानना था कि वो व्यक्ति चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, वो यूनाइट हो जाता है विद द गॉड एंड वुड नॉट रिटर्न टू दिस वर्ल्ड अगेन। दे चैलेंज सम इंपॉर्टेंट आइडियाज गिवन इन आवर धर्मशास्त्र। द लिंगियात चैलेंज्ड द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द पॉल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू सर्टेन ग्रुप्स बाय ब्राह्मण्स। दे डिड नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रीबर्थ। अब ये ना जो ब्राह्मणिकल तरीका उस टाइम पे चल रहा था, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स थे, यानी ब्राह्मण्स अपने अकॉर्डिंग सिस्टम चला रहे थे, कास्ट सिस्टम, वो सब इनको नहीं मानते, उसको कंडेम करते हैं। ये वर्ण सिस्टम को भी नहीं मानते थे। इनका मानना ये था कि हर कोई इंसान बराबर है, आप एक कास्ट सिस्टम वगैरह ला रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं है, वर्ण सिस्टम से कोई भी फायदा नहीं है जिसमें आप लोगों को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। ये सिस्टम भगवान ने नहीं बनाया, आप इसको लेकर आए हो। तो दीज वन दी लार्ज नंबर ऑफ फॉलोवर्स अमंग द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इवन यहाँ पर ये फोकस करते हैं कि लड़कियों की या फिर बच्चों की शादी प्यूबर्टी के बाद होनी चाहिए, और इसके साथ साथ विडोज की रीमैरिज होनी चाहिए, इस पर भी फोकस किया जाता है। बाकी वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि ये लोग फ्यूनररी जो राइट्स है, यानी कि क्रीमेशन करना, मतलब डेड बॉडी को दफनाना, मतलब दफनाना नहीं, जलाना जैसे हिंदू रिलीजन में किया जाता है, वैसा ये नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, बरी करते हैं अपने किसको, डैड को। इन दिस वे द लिंगियास्ट रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम एंड अदर प्रैक्टिसेस फॉलोड इन आवर सोसाइटी गिवन बाय द ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स। 14th नंबर का क्वेश्चन है, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेवराया इन द एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। यानी आपको कंट्रीब्यूशन बताना है कृष्णदेवराया का एक्सपेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर के अंदर, कि इन्होंने कैसे विजयनगर एम्पायर को एक्सपेंड किया। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एक्सप्लेन हाउ कृष्णदेवराया वाज एबल टू एक्सपैंड एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर ऑफ विजयनगर। कैसे इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया, कंसोलिडेट किया। तो यहाँ पर आप कृष्णदेवराया के बारे में बता दो, जो कि वन ऑफ द फेमस और पावरफुल रूलर हमें मिल जाएंगे विजयनगर एम्पायर के। ये तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और इनके टाइम पे बहुत ही अच्छा खासा एक्सपेंशन होता है विजयनगर एम्पायर का। देखो आपको ना यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर देखने को मिलेगी, कृष्णा रिवर, और यहाँ पर इसी की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर, जो कि नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो होती है। दो रिवर के बीच के गैप को बोलते हैं यहाँ पर दोआब। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कौन सा, रायचूर दोआब। अब ये जो रायचूर दोआब वाला रीजन है ना, रायचूर दोआब वाला रीजन, इसको लेकर ना विजयनगर एम्पायर के राजाओं में और यहाँ पर जो आपको डेक्कन में जो भी सल्तनत मिलेंगे छोटे छोटे, उनमें लड़ाइयाँ होती थी। ये विजयनगर एम्पायर के यही राजा थे कृष्णदेवराया, जिनके टाइम पे ये रायचूर दोआब विजयनगर एम्पायर में मिल जाता है। इसको एक्वायर ये लोग कर लेते हैं, ये विजयनगर एम्पायर के किंग और इनकी जो मिलिट्री है, इनके जो भी आपको मिलिट्री के लीडर्स मिलेंगे वो सभी लोग यहाँ पर एक्वायर कर लेते हैं। इवन जो भी यहाँ पर आपको ये डेक्कन सल्तनत मिल रहे हैं, इनको भी यहाँ पर धूल चटाई जाती है, हराया जाता है बैटल के अंदर। और इसके साथ साथ आप ये वॉर देख रहे हो, वॉर तो आप देख रहे हो राइट, लेकिन वॉर हो रहा है, इनको हराया जा रहा है, बट पीस एंड स्टेबिलिटी भी यहाँ पर हमें इनके टाइम पे देखने को मिलती है, जो कि फ्लरिश करती थी। इन्होंने कई सारे टेम्पल्स को भी बनवाया था और गोपुरम्स को ऐड करवाया था टेम्पल पे। देखो गोपुरम क्या होता है, मान लो ये आपका मेन टेम्पल है और टेम्पल का ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के ऊपर आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि दूर से आपको बता दे कि भैया यहाँ पर आगे टेम्पल है। तो ये होते हैं गोपुरम्स। गोपुरम्स को भी ऐड करवाया जाता है किनके द्वारा, इनके द्वारा, जो आपको कृष्णदेवराया देखने को मिल जाएंगे इनके द्वारा। इसके साथ साथ ये अपनी मदर के नेम पे, इनकी मदर का नाम था नागला देवी,
तो अपनी मदर के नेम पे ये नागलापुरम नाम का जो टाउन है उसको भी फाउंड करते हैं। और बाकी डेट्स आप याद रख लेना कि कब रायचूर दोआ आपको कन्क्वर किया जा रहा है। 1512 के अंदर 1514 में जो लीडर्स हैं उड़ीसा के उनको हराया जाता है, और इसको फिर 1520 के अंदर जो सुल्तान है बीजापुर के उनको। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको 3 फीचर्स बताने ऑफ द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द विजयनगर यहाँ पर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर के अंदर जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो वाटर रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक रिवर मिलेगी, दैट वाज तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको रिवर मिलेगी जिसको यूज़ किया जाता था यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के लोगों के द्वारा। ये नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो होती है और यहाँ पर इट इज़ सराउंडेड बाय दी स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स। अब यहाँ पर ना एम्बैकमेंट्स वगैरह भी बनते थे। एम्बैकमेंट्स क्या होते हैं, आप डैम जैसा बोल सकते हो कि वाटर को स्टोर करने के लिए, उसको रोकने के लिए। और एक ना टैंक भी बनता है, कमलापुरम टैंक बनता है। वन ऑफ हम कह सकते हैं वन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच टैंक्स वाज बिल्ट during the early years of 15th century. It is known as the Kamlapuram tank. The nearby fields were irrigated from the water of this tank in order to meet the water requirements of the royal center. यानी कि आप ये देखोगे जहाँ पर कमलापुरम टैंक बन रहा है उसके आसपास की जो भी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं उनको उन तक पानी पहुँचाया जाता था। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या आप देखोगे जो रॉयल सेंटर है वहाँ पर भी पानी पहुँचाया जाता था। ठीक है, तो किसका यहाँ पर ये जो टैंक है उसका। इसके साथ साथ आपको संगम डायनेस्टी, 4 डायनेस्टी मिलती है ना, एक तो आपको संगम, सालुवा, तुलुवा, अराविदु। तुलुवा डायनेस्टी को कृष्णदेवराया बिलोंग करते थे। तो जो आपको पहली डायनेस्टी मिलेगी संगम डायनेस्टी के राजाओं ने हीरिया कैनाल भी बनवाया था। और हीरिया कैनाल क्या करता था, हीरिया कैनाल ना आप ये वाला जो रीजन देखते हो दिस वन, यहाँ पर आप देखते हो ये जो सैक्रेड सेंटर और ये जो अर्बन कोर है इसके बीच का जो एरिया है ना, ये इरीगेटेड जो जोन है यहाँ पर पानी पहुँचाया करता था जहाँ पर खेती होती थी। यानी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वाटर को ये लोग क्या करते थे, वाटर रिवर के वाटर को यूज़ कर रहे हैं, टैंक बनवा रहे हैं, कैनाल बनवा रहे हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। ओके तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तुंगभद्रा रिवर का नाम मेंशन करना है, कृष्णा रिवर का नाम मेंशन करना है, कमलापुरम टैंक, हीरिया कैनाल। ठीक है, आइए बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखते हो जो कि है 16th नंबर का। Next question is question number 16. Analyze the main features of अमारा नायका system which was introduced in विजयनगर। तो यहाँ पर आपको अमारा नायका जो सिस्टम है इसके बारे में बताना है, इसके फीचर्स बताने हैं। तो अमारा आपको जो वर्ड है ना इसका मतलब देखने को मिलेगा, मतलब बैटल, वॉर। नायकाज आपको मिलेंगे मिलिट्री कमांडर्स। तो यू विल फाइंड दिस थिंग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर के अंदर। एंड यहाँ पर जो पूरा का पूरा एरिया था ना उसको यहाँ पर राजा ने क्या किया, जब अब देखो राजा पूरे के पूरे एरिया को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पर इसने क्या किया, राजा ने अपने एरिया को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोविंसेस में, और ये जो अलग अलग टेरिटरीज हैं ये किसी नायकास को दे दी, मिलिट्री कमांडर्स को दे दी। इनका काम है कि यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना, अपने लिए पैसा रखना पर्सनल यूज़ के लिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करके रखना, टेंपल बनवाना, कैनाल वगैरह बनवाना, और मिलिट्री भी मेंटेन करके रखना। और जब राजा को ज़रूरत पड़ेगी इस मिलिट्री की तो मिलिट्रियली सपोर्ट भी करना है किसको, राजा को। ये चीज़ भी आपको मिलेगी। तो द अमारा नायकास वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द रायास और द रूलर्स ऑफ विजयनगर। द मेन फीचर्स ऑफ अमारा नायका सिस्टम वर, ये टैक्स कलेक्ट क्या करते थे, एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, क्राफ्ट पर्सन्स एंड ट्रेडर्स इन द एरिया। दे रिटेन्ड पार्ट ऑफ द रिवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड फॉर मेंटेनिंग स्टिपुलेटेड कॉन्टिजेंट ऑफ horses and elephants. These contingents provided the Rayas an effective fighting force with the help of which they control the southern peninsula. तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको मिलिट्री मेंटेन करनी होती थी और राजा को जरूरत के समय प्रोवाइड करानी होती थी। Some of the revenue was also used for the maintenance of temples and irrigation works. अमारा नायका sent tribute to the king annually. अब ये ट्रिब्यूट भी दिया करते थे राजा को क्योंकि वही इनका राजा है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लो ये वाला एरिया है और इस वाले एरिया पे कोई नायका है। अब ये जो नायक है ना ये हो सकता है कि भाई जब इसे लगे राजा तो कमज़ोर हो रहा है, इंडिपेंडेंट कर ले अपने आप को, इसी चीज़ को यहाँ पर ना हो, इसी चीज़ को रोकने के लिए राजा इनकी जगह को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र भी करते रहते थे। ये चीज़ भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ओकेजनली ट्रांसफर दैम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू शो देयर सुप्रीमेसी। मैनी ऑफ दिस नायकास स्टैब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम्स। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी मिली जाएगी जब इनको लगेगा राजा इनका कमज़ोर हो रहा है तो ये इंडिपेंडेंट किंगडम्स को भी स्टैब्लिश किया कर लिया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको मिल जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जामिन द स्टेटस एंड रोल प्लेड बाय विमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। यहाँ पर आपको बताना है कि जो विमेन है वो कौन कौन सा जो रोल है वो प्ले करती थी जब यहाँ पर मुगल का टाइम पीरियड चल रहा था, मुगल्स रूल कर रहे थे। तो उस टाइम पे ना वीमेन का अच्छा खासा रोल देखते हो, जैसे कि वीमेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में, यानी ये अपने जो हस्बैंड है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती थी, शोल्डर टू शोल्डर, ठीक है। इसके साथ साथ ये कई सारी एक्टिविटीज़ करती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ज़्यादा फिजिकल जिसमें वर्क चाहिए वो काम करते थे इनके हस्बैंड, जैसे कि टीलिंग करना, प्लो करना लैंड को। बाकी जो वीमेन है वो सोइंग करती थी, वीडिंग करती थी और थ्रेसिंग करती थी हार्वेस्ट को। इसके साथ साथ तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हाँ एज ये लेबर के तौर पे काम करती थी, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है एट दैट टाइम वाज कैरिड आउट विद द लेबर एंड रिसोर्सेज। अब यहाँ पर वीमेन कई सारी और भी काम करती थी, कई सारे वर्क करती थी अदर देन एग्रीकल्चर। फॉर एग्जांपल यार्न को स्पिन करना, क्ले को नीडिंग की जाती थी फॉर पोट्री एंड एम्ब्रॉयडरी, यानी डिज़ाइन वगैरह बनाना, उसको डिज़ाइन करना, वो सब चीज़ें भी करती थी, यानी आर्टिशंस भी थी वीमेन, ये भी आप देखोगे, ठीक है। तो खाली हम ये नहीं कह सकते वीमेन वर्क करती थी, मतलब खाली वीमेन फील्ड्स में वर्क करती थी, ऐसा हम नहीं कह सकते। द वीमेन हु वर स्किल्ड आर्टिशंस वर्कड नॉट ओनली इन द फील्ड्स बट इवन वेंट टू देयर एम्प्लॉयर्स हाउस इवन टू मार्केट्स इफ नेसेसरी। यानी वीमेन ऐसा नहीं है कि खाली एग्रीकल्चर के ऊपर ही काम कर रही हैं, मतलब थ्रेशिंग वगैरह, वीडिंग वगैरह, फसल को काटना, वो सब कर रही हैं। इसके साथ साथ वो आर्टिशंस भी थी, सामान को बनाया करती थी, डिज़ाइंस वगैरह बनाने या फिर पोट्री बनाना, सिलाई बुनाई करना, वो सब चीज़ें भी करती थी, और अपने एम्प्लॉयर के हाउस में भी जाया करती थी। इवन एज अ ट्रेडर भी काम करती थी, मार्केट में सामान को बेचने भी जाती थी। ये चीज़ आप देखोगे। और वीमेन उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि देखो उस टाइम पे मोस्टली लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, और एग्रीकल्चर में आपको चाहिए लेबर। अब लेबर कहाँ से आएंगे, लेबर मतलब आपको इंसान चाहिए ना। तो वीमेन क्या थी, चाइल्ड बियरर्स थी, बच्चों को जन्म देती थी, और अल्टीमेटली वो बच्चा जब बड़ा होगा तो खेती में एज अ लेबर काम आएगा, ठीक है, यही होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर वीमेन का जो आप देखते हो इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे थी, क्योंकि वो चाइल्ड बियरर्स थी, बच्चों को जन्म देती थी, और उस बच्चे को अल्टीमेटली आगे चल के एज अ लेबर एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज़ किया जाता था। ये चीज़ आप देख सकते हो। तो वीमेन का रोल है यहाँ पर, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वीमेन के रोल के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, डिस्क्राइब द लाइफ लैड बाय द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ड्यूरिंग द मुगल एरा इन द 16th 17th सेंचुरीज। यहाँ पर आपको जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं मुगल के टाइम पीरियड के, मतलब जो मुगल्स का रूल चल रहा है उस टाइम की हम स्टडी कर रहे हैं, भले ही वो वीमेन की लाइफ हो। इवन 8 मार्क्स के अंदर मैं आपको पंचायत जमींदार्स का रोल बताऊंगा, तो वो मुगल्स का ही टाइम पीरियड चल रहा है। तो मुगल्स के ही टाइम पीरियड के दौरान जो यहाँ पर आपको फॉरेस्ट ड्वेलर्स मिलेंगे, उनका हमें क्या रोल देखने को मिलता है, उनकी लाइफ के बारे में बताना है। तो द लाइफ ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स ड्यूरिंग द मुगल एरा इन द 16th 17th सेंचुरीज कैन बी डिस्क्राइब्ड इन दी फॉलोइंग वेज। अब ये जो लोग थे ना, ये फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, यानी इनका जो जीवन यापन था वो फॉरेस्ट से ही होता था, मतलब उसी पे ये डिपेंड रहते थे। अब इनके लिए टर्म यूज़ की जाती है जंगली। अब जंगली हम बोल देते हैं ना कि भाई ये काम कर रहा है, जंगली है क्या, लेकिन ये जंगली अलग है, मतलब ये उस नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहे। जंगली का मतलब है वो लोग जिनका लिवलीहुड किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर, मतलब फॉरेस्ट पे डिपेंड है। ये लोग गैदरिंग कर रहे हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की, हंटिंग कर रहे हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनको जंगली बोला जा रहा है। और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती थी वो सीजन पे डिपेंड करती थी। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर आपको एक ट्राइब मिलेगी भिल्स करके, ये स्प्रिंग सीजन में क्या करते थे, ये करते थे कलेक्ट करना फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को, यानी गैदरिंग करते थे। समर में फिशिंग करते थे, और मानसून वाला जब एरिया आएगा तो भाई इसका तो काफ़ी इंतजार होता है कि मानसून आए तो फिर हम खेती करें, तो खेती की जाती थी मानसून वाले टाइम पीरियड में, आप देखते हो। और जो ऑटम और जो विंटर वाला टाइम पीरियड है उसमें की जाती थी यहाँ पर हंटिंग। अब ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है ना, ये बेसिकली यहाँ पर एलिफेंट्स वगैरह दिया करते थे, सप्लाई करते थे एलिफेंट्स की, और एलिफेंट्स को यूज़ किया जाता था आर्मी के अंदर। इसके साथ साथ जो मुगल पीरियड के दौरान यहाँ पर क्या होता है, जो बेसिकली किंग है ना वो फॉरेस्ट वाले एरिया में जाया करते थे रेगुलरली हंटिंग वगैरह करने। उस टाइम पे यहाँ पर रहने वाले पीपल हैं, उनकी फरियाद को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे कि भाई आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, हमें बताओ, हम उसका सल्यूशन निकालेंगे। तो ये थे ये लोग जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, और आप अपने वर्ड्स में खुद लिख सकते हो कि भाई ये लोग क्या करते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारी बुक नंबर 3 स्टार्ट हो रही है, मॉडर्न हिस्ट्री। 19th नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द अथॉरिटी ऑफ द जमींदार्स इन बंगाल ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी।
ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आती है और वो कैसे जमींदार की तो जो अथॉरिटी है उसको सबड्यू कर देती है, उनको पावरलेस बना देती है। इसके बारे में एक क्वेश्चन है यहाँ पर। आप बता सकते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जमींदार काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, लेकिन इनके आने के बाद इनकी पावर काफ़ी कम हो जाती है। इनके जो भी ट्रूप्स थे उनको डिसबैंड कर दिया जाता है, कस्टम ड्यूटीज़ को एबॉलिश कर दिया जाता है। ये पहले ना लोकल जस्टिस वगैरह भी दिया करते थे, यानी कोर्ट का काम क्या करते थे, लेकिन अब इनकी जो कचहरीज हैं, कोर्ट्स हैं, वो कलेक्टर के अंडर आ गया, यानी सुपरविजन, कोई सुपरवाइज करेगा उनकी एक्टिविटीज़ को, कलेक्टर करेगा बेसिकली, जिसको अपॉइंट किया जा रहा था उस टाइम पे कंपनी के द्वारा। इसके साथ साथ ना ये लोग पहले एज अ लोकल पुलिस, एज अ लोकल जस्टिस काम करते थे लोगों को दिलवाने में। आपने देखा होगा ना कि गांव वाला एरिया है और उसमें मान लो कोई बड़ा सा जमींदार है, उसके पास काफ़ी पावर होती थी, वही मतलब लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनता था, जस्टिस दिया करता था, पंचायत में भी अच्छा खासा रोल उसका मिलेगा। तो ये पावर हुआ करती थी, लेकिन ये पावर धीरे धीरे करके उनकी कम हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने की वजह से। ये आप देखोगे ओवर द टाइम द कलेक्टोरेट एमर्ज एज एन अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी सीवियरली रिस्ट्रिक्टिंग व्हाट द जमींदार कुड डू। और इसमें आप ये भी देखोगे, अब मैंने आपको बताया था जमींदारी सिस्टम के बारे में, आपने पढ़ा होगा। जमींदारी सिस्टम में क्या था कि जमींदार को ना पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करना है, यानी पीजेंट जमींदार को देंगे और जमींदार देंगे ब्रिटिशर्स को। अगर जमींदार एक टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड पे एक डेट सेट की जाती थी महीने की, ठीक है, उस पे अगर उस टाइम पीरियड तक यहाँ पर इन्होंने पीजेंट से कलेक्ट करके टैक्स अंग्रेजों को नहीं दिया, तो इनकी जो लैंड है, इनकी जो जमीन है, उसकी नीलामी हो जाती थी, इसका ऑक्शन करवा दिया जाता था। ये आप 1973 में जो जमीन 1973 बोल रहा हूँ 1793 के अंदर आप जो यहाँ पर ये सिस्टम आता है उसको देखते हो, जिसको लॉर्ड यहाँ पर कॉर्नवालिस लेकर आते हैं। जमींदारी सिस्टम कहते हैं इसको, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से भी इनकी जो पावर है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि इन वन केस व्हेन अ राजा फेल्ड, व्हेन अ राजा मतलब राजा यहाँ पर जमींदार के लिए यूज हो रहा है, व्हेन अ राजा फेल्ड टू पे द रिवेन्यू ए कंपनी ऑफिशियल वाज स्पीडली डिस्पैच टू हिज जमींदारी, उसकी जमींदारी को डिस्पैच कर लिया जाता था। Also, the permanent settlement initially limited the power of the जमींदार्स to collect rent from the rayot। ये आप यहाँ पर चीजों को देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द प्रोविजंस ऑफ सब्सिडरी अलायंस सिस्टम डिवाइज्ड बाय लॉर्ड वेल्सली इन 1978 फॉर इंडिया। तो यहाँ पर सब्सिडरी अलायंस जो सिस्टम है उसको लॉर्ड वेल्सले लेकर आते हैं 1798 के अंदर। इसमें यह था ना, देखो अंग्रेजों को बस ये करना था कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पे हमें कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए ये कई सारे सिस्टम्स लाते हैं, जैसे कि आप लॉर्ड डलहौजी को देखोगे जो कि यहाँ पर लेकर आते हैं, आपको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स देखने को मिलेगा। वैसे ही सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी लाई जा रही है। इसमें यह था ना कि जो भी आपको प्रिंसली स्टेट्स मिलेंगे, जहाँ पर इंडिया के ऊपर आपको प्रिंसली स्टेट्स मिलेंगे जहाँ पर राजाओं का रूल था, इनको ये बोला जाता है कि आप अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दो, हटा दो, और हमारी आर्मी को अलाउ करो अपने एरिया में, जो कि यहाँ पर आपके लिए सेफ्टी का काम करेगी, आपकी देखरेख करेगी, आपको आपकी मान लो कल को किसी और नेबरिंग किंगडम से लड़ाई हो रही है, उसमें आपको सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी। उसके बदले बस आप इनको अलाउंसेस दे देना, कुछ पैसे वगैरह दे देना, इनका देखरेख करना। इसके थ्रू ना सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी के थ्रू आप ये देखोगे अंग्रेज ना कंट्रोल करना चाह रहे थे हमारे सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, और ये चीज़ आप देखोगे इसमें यही था। और इसके साथ साथ एक बंदा इनके बेसिकली यहाँ पर जो भी पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस है, जहाँ पर भी पॉलिसी बनाई जा रही है, यानी एक इंपॉर्टेंट प्लेस दी जाएगी एक अंग्रेज को, जो कि राजा के साथ ही बैठेगा, उठेगा, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करेगा, ताकि वो स्पाई का काम कर सके, नज़र रख सके राजा के ऊपर कि राजा क्या कर रहा है। इससे आसानी होगी अंग्रेजों को उनके एरिया को कंट्रोल करने में। तो द ब्रिटिश वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर अलाय फ्रॉम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स टू देयर पावर। इन द टेरिटरी ऑफ द अलाय ए ब्रिटिश आर्म्ड कॉन्टिजेंट वुड बी स्टेशनड। द अलाय वुड हैव टू प्रोवाइड द रिसोर्स फॉर मेंटेनिंग दिस कॉन्टिजेंट, यानी रिसोर्सेज देने पड़ेंगे इसके बदले। द एलाई कुड एंटर इनटू अग्रीमेंट्स, ये भी था कि कल को अगर इस राजा को किसी दूसरे पे अटैक करना है या उसके साथ अग्रीमेंट साइन करना है, तो भी अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ेगी। आप ये देख सकते हो कि इस पॉलिसी ने राजाओं को डिपेंडेंट बना दिया, ठीक है, राजाओं को डिपेंडेंट बना दिया अंग्रेजों के ऊपर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वें नंबर का। रूमर्स एंड प्रोफेसीज प्लेड ए पार्ट इन मूविंग द पीपल इनटू एक्शन ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में आप रूमर्स और जो प्रोफेसीज है, यानी जो भविष्यवाणी होती है, उनका भी इंपॉर्टेंट रोल देखते हो।
यहाँ पर कौन कौन सी जो रूमर्स हैं वो फैलते हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एक तो रूमर ये था, एक रूमर आप ये देखते हो कि अंग्रेजों ने ना बेसिकली जो कार्ट्रेजेस हैं, कार्ट्रेजेस आपको पता होगा ना, कार्ट्रेजेस जिनको मुंह से छीला जाता था, तो कार्ट्रेजेस की जो ग्रीसिंग करी है वो काव और पिग के फैट से करी है, ये एक रूमर फैल जाता है। और फिर हिंदू मुस्लिम दोनों मना कर देते हैं इसको बाइट करने से कि इससे इनका रिलीजन करप्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर एक और यहाँ पर रूमर फैलता है जो कि आप यू कैन सी हियर, इसको मैं रीड करता हूँ। द ब्रिटिश ट्राई टू एक्सप्लेन to the sepoys that this was not the case, but the rumor that the new cartridges were greased with the fat of cow and pigs which spread like wildfire across the sepoy lines of North India। यानी ये ब्रिटिशर्स कोशिश करते हैं कि समझा लें सीपॉयस को, बट समझा नहीं पाते, और ये जो यहाँ पर रूमर था ये काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। एक रूमर यहाँ पर ये भी हम कह सकते हैं कि भाई ये रूमर कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो इसमें आप ये देखोगे कि एक ना यहाँ पर व्यक्ति था जो कि आपको लो कास्ट का मिलेगा, ये ना जो कि काम क्या करता था मैगजीन में इन डमडम, ये एक ब्राह्मण सीपॉय को बोलता है कि यार मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दे दो अपने लोटा से। सीपॉय बोलता है मैं नहीं दूंगा यार, तुम लो कास्ट के हो, मैं नहीं दूंगा, मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा, पानी अपवित्र हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये बोलता है कि आप सून मतलब बहुत ही जल्द आप क्या करोगे, यू विल लूज योर कास्ट एज यू विल हैव टू बाइट कार्ट्रिजेस कवर्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स। यानी आप बहुत ही जल्द अपनी कास्ट को, अपने जिस मतलब धर्म पे, जिस कास्ट पे आप इतना घमंड कर रहे हो कि मैं मतलब ऊंची कास्ट का, तुम लो कास्ट के, ऐसे करके आपकी सून बहुत ही जल्दी ये जो कास्ट है ये क्या हो जाएगी, आप लूज कर दोगे। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, कार्ट्रेजेस जो बना रहे हैं उसमें काओ और जो पिग है उसके फैट से ग्रीसिंग कर रहे हैं, ये चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये रूमर बहुत ही ज़्यादा फैल जाता है। इसके साथ साथ ये भी रूमर फैला था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, जो आपको बॉन डस्ट मिलेगा ना, यानी जो हड्डियों का चूरा, किसकी हड्डियों का, काओ की हड्डी और जो पिग सुअर की हड्डी का जो चूरा है उसको आटे में मिला रहे हैं, वीट में मिला रहे हैं, जिसको मतलब फ्लोर में मिला रहे हैं, जिसको मार्केट में बेचा जा रहा है। ठीक है, इन द टाउन्स एंड कंटोनमेंट सीपॉयज एंड द कॉमन पीपल रिफ्यूज टू टच द आटा। देयर वॉज फियर एंड सस्पिशन दैट द ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी। यानी कि ये भी चीज हो रही थी कि अंग्रेज फोर्सफुली इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट करा रहे थे। तो ये सारे के सारे रूमर्स फैलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके अंदर, 1857 के रेवोल्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आप महात्मा गांधी जी के बारे में भी कुछ देखोगे रूमर्स। तो वेयर एवर गांधी जी वेंट रूमर स्प्रेड ऑफ हिज मिराकुलस पावर एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। महात्मा गांधी के बारे में भी कई सारे रूमर्स फैलते हैं। इनको मसीहा बोला जा रहा था लोगों के द्वारा, यानी ये हमें बचाते हैं कई सारी चीज़ों से। तो कई सारे रूमर्स फैलते हैं। एक रूमर ये था कि इनको ना किसी राजा ने भेजा है हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इनके पास इतनी पावर है कि जो भी अंग्रेज है ना, इनकी बातों को भी ये इग्नोर कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं होगा, यानी अंग्रेज इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि इनकी जो पावर है वो उससे भी ज़्यादा है, इंग्लिश जो किंग है उससे भी ज़्यादा है, और यहाँ पर इनके आने की वजह से, इनके आते ही हम कह सकते हैं इनकी वजह से जो ये अंग्रेज है ये भी भाग जाएंगे इंडिया से। ये भी बोला जा रहा था कि जो भी क्रिटिसाइज करते हैं महात्मा गांधी को, कुछ दिनों बाद उनके जो घर हैं वो गिर जाते हैं और उनकी क्रॉप फसल खराब हो जाती है। तो ये भी बिना रीज़न के, मतलब कोई रीज़न नहीं है इस चीज़ का तब भी। और उस टाइम पे इनको कई सारे नाम से जाना जा रहा था। कोई गांधी बाबा बोलता था इनको, गांधी महाराज, सिंपली महात्मा भी बोलते थे। अब आपकी बुक में ना सोर्स भी गिवन है जिसमें इनके बारे में और बताया हुआ है रूमर्स वगैरह। जैसे कि यहाँ पर मैं एक रीड कर देता हूँ एक दो। जैसे आप एक सिकंदर साहू करके व्यक्ति देखोगे, इन्होंने बोला मैं महात्मा गांधी में तभी विश्वास करूंगा उनकी बातों में, तब यहाँ पर जो मेरा एक बर्तन है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। और यही होता है, ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। इसके साथ साथ आप ये देखोगे आजमगढ़ के अंदर एक व्यक्ति मिलेगा जो कि ये बोलता है कि मेरी मतलब खेती किसकी वीट की हो रखी है, लेकिन उसमें से जब यहाँ पर या आप दूसरी टाइप की क्रॉप देखोगे, ठीक है, वो यहाँ पर उग जाएगी तो मैं तब विश्वास रखूंगा, तब विश्वास करूंगा महात्मा गांधी की बातों में। यहाँ पर बोला जाता है एक व्यक्ति के द्वारा, मतलब जो चरखा है उसको यूज़ करने से मना कर दिया जाता है, उसके घर में आग लग जाती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको मिलेगी। इवन यहाँ पर गैम्बलिंग कर रहे थे कुछ लोग, तो यहाँ पर एक व्यक्ति मना कर देता है कि मैं यहाँ पर स्टॉप नहीं करूँगा गैम्बलिंग से, यानी गैम्बलिंग जुआ कंटिन्यू रखूँगा। उसके बाद ओनली वन फ्रॉम अमंग्स द ग्रुप रिफ्यूज टू स्टॉप एंड अब्यूज गांधी जी को अब्यूज भी किया जाता है। कुछ दिनों बाद यहाँ पर क्या होता है, कुछ दिनों बाद नहीं, नेक्स्ट डे हिज गोट वॉज बीटन बाय 4 of his own डॉग। यानी उसका जो गॉट है उसको यहाँ पर
बीटन खा लिया जाता है उसके ही यहाँ पर कुछ 4 कुत्तों के द्वारा। तो ऐसे ऐसे रूमर्स आप देखोगे जो कि हम इन पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, अनबिलीवेबल आप रूमर्स देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि वाई इज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ नेहरू कंसीडर्ड एज मोमेंटस रिजोल्यूशन, गिव 3 रीजंस। तो जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 में एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये बताते हैं कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों बना रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, कैसे वो लोगों को और हमारे पूरे देश को बेनिफिट पहुंचाएगा। तो उसमें यहाँ पर बताया जाता है, एक काइंड ऑफ स्पीच थी ये, इसमें बताया जाता है कि इंडिया जो होगा वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, सॉवरन होगा यानी इसके ऊपर किसी और का रूल नहीं होगा, और रिपब्लिक होगा यानी हमारा जो हेड होगा, ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट होगा, हेड ऑफ द स्टेट, वो इलेक्टेड होगा, कोई राजा वगैरह नहीं होगा। लोगों को जस्टिस मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, लिबर्टी मिलेगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी चीज़ के बेसिस पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है। जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, उन सभी को हम स्पेशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, यानी उनको एडिक्वेट प्रोविजंस मिलेंगे ताकि वो भी डेवलप कर सकें। और इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट आएगा, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि वो अपनी लाइफ में डेवलप कर सके, प्रोग्रेस कर सके। तो ये स्पीच है जो कि जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खड़े होकर देते हैं 13 दिसंबर 1946, डेट याद रखना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाई डिड एनजी रंगा फेल्ट दैट द माइनॉरिटीज शुड बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स, गिव रीजंस। एनजी रंगा यहाँ पर क्यों कहते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरप्रेट करना चाहिए। देखो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर, जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इसको लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रही थी। तो यहाँ पर एनजी रंगा सामने उठ के आते हैं और सामने आके बोलते हैं कि भैया यहाँ पर आप जो ये माइनॉरिटी कर रहे हो ना, ये सब साइड में करो, बल्कि माइनॉरिटी यानी कि जो प्रोटेक्शन की आप बात कर रहे हो कि प्रोटेक्शन देंगे माइनॉरिटीज़ को, बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शन तो दी जानी चाहिए उन लोगों को जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब है, डाउन ट्रॉडन है। यानी कि एनजी रंगा, ए सोशलिस्ट हु हैड बीन अ लीडर ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, अर्ज दैट द टर्म माइनॉरिटीज शुड बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स। यानी इकोनॉमिक टर्म्स में देखो माइनॉरिटीज को, रिलीजियस टर्म्स में, कास्ट के टर्म्स में मत देखो, इकोनॉमिक टर्म्स में। यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ही पुअर हैं, डाउन ट्रॉडन है, उनको आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उन्हें सीडी की ज़रूरत है ऐसा बोला जाता है। यानी उनको सीडी प्रोवाइड कराओ ताकि वो चढ़ सकें, ठीक है, यानी स्पेशल प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड कराओ, ये चीज़ बोली जाती है। और ये भी बोला जाता है कि आप, ठीक है, आप यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दे दोगे, डीपीएसपी दे दोगे, ठीक है, डीपीएसपी दे दोगे, फंडामेंटल राइट्स दे दोगे, वो लोग जो कि गरीब है उनको इससे क्या मिलेगा, ठीक है, राइट्स मिल जाएंगे, बट वो गरीब हैं, वो इन राइट्स को ढंग से यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये मीनिंगलेस बन जाएंगे सारे के सारे राइट्स। इसीलिए बहुत ही ज़रूरत है कि इनको आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराओ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके रीड कर लो, मैं पूरी स्टोरी की फॉर्मेट में आखिर चीज़ें क्या हैं वो बता रहा हूँ, और ऐसी क्लैरिटी आपको बेसिकली ज़्यादा कहीं पर मिलती नहीं है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, व्हाट वाज द लिमिटेशन लॉ, व्हाई वाज दिस कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट द रियोट्स ऑफ द 19th सेंचुरी, गिव 3 रीजंस। देखो होता क्या था, आप ये देखोगे, मान लो कोई यहाँ पर फार्मर है, उसने 200 रुपये का लोन लिया, जिसमें मान लेते हैं कि 80 यहाँ पर इंटरेस्ट था, तो ये 280 हो गया। अब 280 हो गया, टोटल मिला के फार्मर को 280 रुपये देने, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है। फार्मर मान लो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 180 रुपीज़ ही दे रहा है, तो ये जो 100 रुपये बकायदा बचा ना, ये मतलब बैलेंस बचा इसका। अब अगली बार जब ये लोन लेने आएगा ना, लोन जब ये लेने जाएगा, मतलब जब ये लोन लेने जाएगा दोबारा से, तो मान लो इसने 100 रुपये का लिया, तो ये लोग क्या करते थे, इसको भी जोड़ा करते थे, अनपेड बैलेंस को भी, और इसको तो जोड़ेंगे ऑब्वियसली, इन दोनों को मिला के इस पे जो भी इंटरेस्ट लगता था, मतलब जो भी इंटरेस्ट लगता था वो इसको मिला के लिया जाता था। कायदे से तो इस पे लगना चाहिए ना, और ऐसे कर करके ये हो जाया करता था कि किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने 200 रुपये का या फिर 100 रुपये का लोन लिया है और उसे 2000 रुपये देने पड़ रहे हैं इंटरेस्ट के तौर पे। यानी ऐसा नॉर्म था उस टाइम पे कि प्रिंसिपल की अमाउंट ज़्यादा, मतलब जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो प्रिंसिपल की अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो प्रिंसिपल की अमाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी प्रिंसिपल की अमाउंट ज़्यादा रहेगी। लेकिन आप ये देखो, प्रिंसिपल तो यहाँ पर 200 रुपये है और उस पर इंटरेस्ट लग रहा है 2000 रुपये। इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, लिमिटेशन लॉ लेकर आते हैं। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड साइन हो रहा है ना,
ये पीजेंट और एक मनी लैंडर के बीच में, इसकी वैलिडिटी 3 साल रहेगी, यानी 3 साल बाद फिर एक नया बॉन्ड साइन होगा, इसको नहीं कंटिन्यू किया जाएगा, यानी 3 साल में अपना निपटा लो जो भी निपटाना है, फिर नया बॉन्ड साइन होगा। ये चीज़ थी। बट इससे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है कि क्यों एक ये सिंबल था ऑपरेशन का, तो इससे भी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि मनी लैंडर्स इसको अपने तरीके से लेते हैं। और यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, वही चीज़ फिर से करते हैं कि जो अनपेड बैलेंस आपको मिलेगा और जो इंटरेस्ट है उस पर मिला करके लिया जाता था, तो इससे वो जो मनी लैंडर्स हैं, मतलब वो एक तरीके से मनी लैंडर्स उनको डिस्क्रिमिनेट करना कंटिन्यू ही रखते हैं। यहाँ पर किसान की हालत सुधरती नहीं है। ठीक है, तो दे फियर्ड द रिटर्न बॉन्ड बट हैड नो चॉइस एज मनी लैंडर्स वर अनविलिंग टू गिव मनी विदाउट लीगल बॉन्ड्स। ये चीज़ आपको मिलेगी। इवन फेक तरीके से भी रिकॉर्ड चढ़ा लिया करते थे। अब मान लो जैसे कि कोई व्यक्ति ने यहाँ पर लोन लिया था, इंटरेस्ट भी पे किया था, और उसके बाद ये लोग क्या करते थे, उसमें लिख दिया करते थे कि इतना इंटरेस्ट बाकी आपने पे नहीं किया, और वो साइन कर दिया करते थे। फिर बाद में दिखाते थे कि कहाँ आपने पे किया था, कहीं नहीं पे किया, हमें दोबारा से दो। तो चीटिंग भी उनके साथ होती थी। तो ये थे सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर लो। चलिए फिर अब मैं मिलूंगा 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही प्रॉपर तैयारी मैं आपकी हिस्ट्री की करवाऊंगा जितना मेरे से पॉसिबल होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।